नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज के अंदर जो है 2 भाग आ चुके हैं। आज हम जो है तीसरा भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने 2 भाग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी उन दोनों भागों को देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है डिस्कस किए गए हैं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बच्चे ही नहीं, इस वीडियो सीरीज को कांस्टेबल वाले बच्चे भी देखेंगे और जो अभी एग्जाम डेट निर्धारित की गई है एएलपी टेक्नीशियन जेई एग्जाम की, उनके बच्चे भी जो है इस वीडियो सीरीज को जीके जीएस को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है रेलवे जो है बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करती रहती है और ये क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। साथ में जो इसकी पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको जो है वो फ्री मिलने वाली है। फ्री जो है पीडीएफ वो आपको कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जो है विदाउट आंसर हम जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि जो है उस पीडीएफ को जो है आप टेस्ट के तौर पर भी जो है अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। आंसर हम आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है कहा गया है, और ये याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर के अंदर जो है 50 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के पूछे जाते हैं। इसी वजह से जो है जीके जीएस का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसद के किसी सत्र के सत्रावासन और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल कहलाता है। तो संसद के जो सत्र होते हैं, सत्रावासन और सत्रावासन से जो अगला सत्र होता है, आरंभ होने के जो बीच का समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल को जो है वो क्या कहा जाता है? स्थगन सदन कहा जाता है, भंग होना कहा जाता है, अनिश्चितकाल स्थगन कहा जाता है, या फिर विश्रांति कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्रांति काल जो है ये इसको बोला जाता है। आइए हम थोड़ा सा सत्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो दोनों सत्र होते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है संसद के दोनों सदनों का सत्र जो है ये बुला सकता है। दोनों सत्रों का सत्रावासन भी जो है राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन जो विघटन होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जो विघटन होता है वो केवल लोकसभा का हो सकता है। लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। ये आप याद रखना। सत्रावासन दोनों उसका कर सकता है, लेकिन जो विघटन है वो राज्यसभा का नहीं हो सकता। सिर्फ लोकसभा का ही जो है विघटन है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद आप ये याद रखना, 1 साल के अंदर जो है ये मतलब जो सत्र होते हैं, बैठक कम से कम 2 बार होनी चाहिए 1 साल के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 साल के अंदर कितनी बार बैठक होती है, तो ये 2 बार बैठक होती है। ये याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 साल में मिनिमम समय अंतराल जो है वो कितने का होना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर 1 बार जो बैठक होती है और साल में जो है 2 बैठक इसके अंदर होती है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे। तो ओलंपिक खेल की यहाँ पे बात की गई है। हम पिछले वीडियो सेक्शन में भी जो है ओलंपिक खेल के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा साल था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर जो पहली बार ओलंपिक खेल है वो आयोजित करवाए गए थे। तो साल भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है स्थान पूछा गया है, तो क्या टोक्यो में हुए थे, मेलबर्न में हुए थे, कैनबरा में हुए थे, या फिर रियो में हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेलबर्न जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि मेलबर्न में कब ये गेम हुए थे, तो साल 1956 में ये गेम आयोजित करवाए गए थे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर जो ओलंपिक खेल पहली बार आयोजित करवाए गए थे, मेलबर्न में जो है आयोजित करवाए गए थे और साल 1956 में आयोजित करवाए गए थे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर जो है की जाती है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 वर्षों के अंतराल पर जो है वो की जाती है। बट इसका एक अपवाद अभी आप ये मान सकते हैं, अभी 2011 के बाद जो जनगणना है वो अभी नहीं करवाई जा चुकी है। तो इसमें जो है समय अंतराल ज़्यादा लगने वाला है। शायद नई जनगणना आएगी तो उसमें कुछ रूल रेगुलेशन भी जो है चेंज होने वाले हैं। बट अभी तक जो जनगणना के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाते रहे हैं वो 2011 की जनगणना से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी?
15वीं जनगणना ये थी। और आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी? तो आज़ादी के बाद की हम बात करें तो 7वीं ये जनगणना थी। जो जनगणना की शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 1871 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लॉर्ड मायो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो नियमित शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1881 से। तो 1881 से जो है नियमित शुरुआत हो गई थी, हर 10 साल के बाद जो है आयोजित होने लगी थी। और 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 1881 में किसके कार्यकाल में ये जो है शुरुआत हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा हो जाएगा? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एस्केमलिंथीज या फिर एनेलिडा। साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो दूसरा सबसे जो बड़ा सबसे प्राणी संघ है वो हो जाएगा मोलस्का। और सबसे बड़ा प्राणी संघ है वो भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा। यहाँ पे दूसरा नंबर का पूछा गया है तो आपसे सबसे बड़ा भी पूछ सकता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा हो जाएगा और दूसरा जो प्राणी संघ हो जाएगा वो हो जाएगा मोलस्का। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल है या फिर इनकी कुर्सी लगा सकते हैं, इनका जो पद है और उपसभापति का जो पद है, इनके पदों का जो सृजन है वो किस वर्ष किया गया था? 1935 में किया गया था, 1951 में किया गया था, 1947 में किया गया था या फिर 1921 में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 में, साल 1921 में जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है और उपसभापति का पद है, इनका सृजन किया गया था। और यह जो सृजन था भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत किया गया था। यह मैं लिख देता हूं, यह पद जो है किस अधिनियम? 1919 अधिनियम सृजन किया गया था। तो यह अधिनियम भी याद रखना आप। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है साल 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का जो सृजन है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले आपको ये शब्द याद रखना है। जो फीफा शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। कई बार ये पूछा जा सकता है जो फीफा शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा, क्रिकेट दे देगा, फुटबॉल दे देगा, हॉकी दे देगा और बेसबॉल दे देगा। तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए फीफा जो शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। अब पूछा गया है फुटबॉल जो विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है पहली बार कब किया गया था, कहाँ किया गया था? टेक्सास में किया गया था, गोल्ड कोस्ट में किया गया था, मोंटेवीडियो में किया गया था, राइट ऑप्शन सी ही है, या फिर लिस्बन में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोंटेवीडियो में किया गया था फुटबॉल चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन। और किस साल किया गया था? यह किया गया था 1930 में। साल भी आप याद रखना, 1930 में जो है इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कहा गया नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा जो है किया जाता है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा जो एल्डिहाइड उत्पादन होता है वो किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो आइक्लेशन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, इटार्ड अभिक्रिया, रोजेन मुंड अपचयन या फिर स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डिटेल से आप देख लेना भाई, साइंस का क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूं। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया था? तो ये एक रूल है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये प्रस्ताव जो है पहली बार कब पारित किया गया था? प्रत्यक्ष कर कोड 2010, जीएसटी संशोधन में, FFSLRC या फिर FSDC की अनुसंधान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यक्ष कर कोड जो 2010 है
जो जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल था, पहली बार प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में जो है ये पारित किया गया था, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2010, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड 2010। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यक्ष कर कोड 2010। और ये लागू कब किया गया था, तो ये भी आप याद रखते हैं 1 अप्रैल 2017 को जो है ये लागू किया गया था। ये अब पारित किया गया था, ये टर्म याद रखना। पारित कब किया गया था, प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में, और लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2017 को। ये दोनों डेट्स याद रखना, कोई सी भी डेट आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया पारित किया गया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में पूछा गया राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनमें सीटों का आवंटन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तीसरी, चौथी, दूसरी या फिर सातवीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो चौथी अनुसूची है, इसी के अंदर जो है सीटों का आवंटन आता है, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर जो है करेक्ट हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से बोला जाता है, कहाँ पर है, तो ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। और करंट से रिलेटेड अभी बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजीव खन्ना। कौन से नंबर के बने हैं, कोई बता सकता है। ये करंट से भी बता दिया मैंने एक क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा याद रखना। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है इन फ्यूचर के जितने भी एग्जाम आपसे होने वाले हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय की बात करूं तो उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी कर सकता है, बता सकता है कोई। 226 अनुच्छेद, ये याद रखना आप, दोनों ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 226 अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो इतनी जानकारी आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है। तो मोनोजाइट जो है ये मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। ऑब्वियसली थोरियम ही इसका राइट ऑप्शन होगा, या फिर इरिडियम। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मोनोजाइट जो मिट्टी होती है इसके अंदर जो खनिज होता है प्रचुर मात्रा में, उसको थोरियम बोला जाता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में कहा गया जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या है। तो जो जूडो आप सभी को पता होगा, खेल है एक जूडो, जिसको खेलते हैं सभी, खेलते हैं लड़के लड़कियां सभी खेलते हैं। तो जूडो के अंदर एक शब्द होता है, डैन नाम का एक शब्द होता है। इसका अर्थ पूछा गया है। तो डैन शब्द का अर्थ क्या होता है, मालिक होता है, हारने वाला होता है, रेफरी होता है, या फिर स्टूडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डैन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मालिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में पूछा गया विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया जो झील है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, विश्व की दूसरे नंबर की है ये झील। ये भी आप याद रखना, मीठे पानी की झील है भाई ये। आंसर भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये झील केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। तीनों देश आप लिख लीजिएगा। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप मैंने बता दिया है, लेकिन आप एग्जैक्ट भी लोकेशन इसकी थोड़ी सी याद रख लीजिएगा। 3 देशों के अंदर ये फैली हुई है। किसके इसके अंदर, केन्या, तंजानिया और युगांडा,
इन 3 देशों के अंदर जो है ये फैली हुई है, जो है विक्टोरिया झील। और ये मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम झील आप मुझे बताएंगे? चलो मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। पता होगा आपको वैसे तो मेरे हिसाब से। ये क्या हो जाएगी? सुपीरियर। तो ये हो जाएगी सुपीरियर झील, और ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये मोस्टली बच्चों को आता होगा। लड़के तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन इजीली दे देंगे, लड़कियां थोड़ा सा खेल जो हैं वो थोड़ा सा कम खेलती हैं, जिनको बारे में खेलों के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है। तो लड़कों को ऑब्वियसली इसका आंसर पता होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो डेड बॉल शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित होती है, क्योंकि जो बॉल टप्पा खा के उछलती नहीं है, सीधी नीचे ही चली जाती है, उसको डेड बॉल बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिस्टल जालक जो होता है इसमें एक बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार होता है, इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सेकंड नाम पूछा गया स्कॉटी दोष, अंतरालीय दोष, ऊष्मागतिकी दोष या फिर विस्थापन दोष। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है या फिर अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि विस्थापन दोष के दूसरे नाम से ये जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया विसर्पी नदी, तो विसर्पी नदी ऐसे बनाते हैं भाई, विसर्पी नदी इसको बोलते हैं। लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो जैसे ऐसे विसर्पी नदी चली जाती है, जो ये क्षेत्र होता है बाद में विसर्पी नदी जब चली जाती है तो बाद में ये किस रूप में विकसित होते हैं? ये जो क्षेत्र होते हैं पेनी प्लेन, ऑक्सबो झील, सहायक नदी या फिर नदी शाखा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सबो झील के रूप में जो है बाद में ये विकसित हो जाते हैं। ऑक्सबो झील एक यू आकार की झील या फिर तालाब होती है, यानी कि ये जो ऑक्सबो झील है ये इस टाइप की झील होती है, झील या तालाब होती है। तो ये इस टाइप की जो है आकृति बन जाती है विसर्पी नदी के बाद में। इतनी आपको याद रखना है इन चीज़ों के बारे में। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता होगा, यूराल, वोल्गा, डेन्यूब या फिर नीबर। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्गा जो नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई आप याद रखना, तो जो इसकी लंबाई है वो हो जाएगी 3531 किलोमीटर। 3531 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और वोल्गा नदी का स्रोत भी चलो लिख ही लो आप। जो वोल्गा नदी का स्रोत है ये वल्दाई पहाड़ियां, तो वल्दाई पहाड़ियों में स्थित वोल्गो विरजोवी शहर में है। ठीक है, ये याद रखना आप। लंबाई है 3531 किलोमीटर, स्रोत कहाँ पे है? वोल्गो विरजाती शहर के अंदर वल्दाई पहाड़ियों में से इसका स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहा गया है द्रविड़ भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो द्रविड़ भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? द्रविड़, तिब्बत बर्मन, ऑस्ट्रिक, आंग्ल भारतीय। ऑब्वियसली बात है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो द्रविड़ भारतीय भाषाएं जो हैं ये किस भाषा समूह से संबंधित है? द्रविड़ भाषा समूह से ये जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जो है जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो भूदान ग्रामादान आंदोलन है, ग्रामदान आंदोलन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था
विनोबा भावे के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये रक्त रहित क्रांति है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो विनोबा भावे द्वारा जो शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये आप याद रखना, इस आंदोलन की जो शुरुआत है, शुरुआत हुई थी अप्रैल 1951 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आप स्थान भी याद रख लेना, कहाँ से हुई थी, किस राज्य से हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है भारत के किस राज्य से जो है इसकी शुरुआत हुई थी? तेलंगाना के पोचमपल्ली से। ठीक है, पोचमपल्ली तेलंगाना से जो है इसकी शुरुआत अप्रैल 1921 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका जो खुले हुए विस्तृत क्षेत्र है इनको क्या कहा जाता है? डाउन्स, वेल्स, पेरीज या फिर पंपास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र हैं उनको वेल्स बोला जाता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं डाउन्स के जो घास के मैदान है ये कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसके बाद प्रेरीज की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के अंदर हो जाएंगे। प्रेरीज की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, ये घास के मैदान है सारे। और पंपास की बात करें तो ये हो जाएगा ब्राजील में, यानी कि दक्षिण अमेरिका के अंदर ये हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? ये गुणा भाग आप कर लेना भाई, साइंस का कैसे होएगा मैं आपको आंसर बता देता हूं। वेग जो है ना, वेग में जब परिवर्तन होता है और समय अंतराल से उसको विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जब परिवर्तन होएगा वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से जब विभाजित करेंगे तो उसके अंदर जो है परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? औसत विस्थापन, औसत त्वरण, औसत गति या फिर औसत वेग। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औसत विस्थापन जो है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? शैव संप्रदाय यानी कि शिव जी भगवान की यहां पे बात हो रही है। तो ऑब्वियसली आप ये याद रखना, शैव से संबंधित यानी कि शिवजी भगवान से बात हो रही है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? नयनार, वली, बोधिसत्व या फिर अलवार। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैव संप्रदाय के मानने वाले लोगों को जो है नयनार बोला जाता था। नयनार शिव को समर्पित संत थे, मतलब जो नयनार थे ये शिव को समर्पित संत होते थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में हुई थी, ये भी आप याद रखना है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दक्षिण भारत में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? दक्षिण भारत में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी के माफ कीजिएगा, दक्षिण भारत में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद ने इस आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रचार किया या फिर उत्तरी भारत में लेकर आए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तरी भारत में कौन लेके आए? तो रामानंद जी जो है उत्तरी भारत में इसको लेके आए थे। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 पर।
क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो किताब उल हिंद की स्थापना है ये किसने की थी, ये की थी किताब उल हिंद की रचना जो है अल बरूनी ने की थी। और अल बरूनी जो है ये कौन सी सदी में भारत आया था, 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, किताब उल हिंद की जो रचना है ये अल बरूनी के द्वारा की गई थी और जो अल बरूनी है ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 पर। 4 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। तो निम्न में से जो कौन सा देश है जो है फ्रांस हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया या फिर स्पेन हो गया, इनमें से कौन सा जो देश है वो इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो स्पेन देश है ये इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में कहा गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है ये किसके द्वारा मतलब जारी किया जाता है, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, भारत के वित्त आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है या तो फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसके बाद आपको ये याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो स्थापना है कहाँ गया, ये रहा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये 1951 को हुई थी। 1951 को जो है इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है। चलिए साल मैं बता देता हूं 2015, डेट आप बता दीजिएगा। ठीक है, डेट काफी इजी है, बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर जो है वो आधारित है। तो पास्कल के नियम पर जो है कौन सा उपकरण आधारित है, यानी कि अपकेंद्रित जो है ये पास्कल के नियम पर आधारित है या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट आधारित है, मोटर आधारित है या फिर उत्तोलक आधारित है। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संरक्षित है। तो सैनिक जो कानून है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सैनिक कानून है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंदर संरक्षित किए गए हैं या फिर इंक्लूड किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। तो निम्न खेलों में से जो कौन सा खेल ऐसा है जिसके अंदर कूदने की प्रतियोगिता नहीं होती है। पोल वोल्ट, बाधा दौड़, लघु दौड़ या फिर तैराकी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाधा दौड़ के अंदर जो है कूदने की प्रतियोगिता नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है। तो टेबल टेनिस का एक खेल है जिसके अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन चारों में से जो संबंधित नहीं है। स्पिन हो गया, टी हो गया, ग्रिप हो गया या फिर स्ट्रोक हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पिन जो है ये क्रिकेट से संबंधित होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रिकेट के अंदर ही जो है स्पिन बॉल होता है, स्लो बॉल होता है, स्पिन करवाते हैं, जो लेग स्पिन हो गया, ऑफ स्पिन हो गया, ये स्पिन शब्द जो है मेरे हिसाब से क्रिकेट से ही संबंधित होना चाहिए। बाकी जो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित जो कौशल संबंधित नहीं है ये स्पिन ही है। बाकी टी, ग्रिप और स्ट्रोक है ये तीनों ही टेबल टेनिस से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में कहा गया थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो थोक मूल्य जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया थोक मूल्य सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वित्तीय सलाहकार कार्यालय, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थोक मूल्य जो सूचकांक है ये भी जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पीछे हम देख
देख चुके हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1951 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। 31 में कहा गया, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके भी अगर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की यहाँ पे बात कर रहा है, का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो उनका लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है, सामाजिक और राजनैतिक दोनों जनतंत्र, राजनैतिक जनतंत्र, सामुदायिक जनतंत्र या फिर सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो लक्ष्य है वो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। तो ये किस अनुच्छेद के अंदर है डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये है 36 से 51 के बीच में। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई है। तो ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जिनके अंदर भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक जो परियोजनाएं हैं यानी कि लैब जिनको बोला जाता है वो स्थापित की गई हैं। तो कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। माफ कीजिएगा, इसका जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 32 इसका जम्मू कश्मीर नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है या फिर लिखना भूल गए, यहाँ पे लद्दाख आएगा। ये आप ठीक कर लेना। ठीक है, हिमाचल और लद्दाख के अंदर जो है दो राज्यों के अंदर भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना जो है वो स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर। 33 में कहा गया, घोड़े को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। तो सबसे पहले ये जो प्रथा है घोड़े को दागने की प्रथा ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, बाबर, बलबन, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसी के द्वारा जो है घोड़े को दागने की जो है ये प्रथा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े को दागने की साथ साथ मतलब घोड़े के दागने की जो प्रथा है ये तो शुरू की ही गई थी, साथ में सैनिकों को जाहुलिया प्रथा की शय वो भी शुरुआत की गई थी। दागने का अर्थ क्या होता है, निशान बनाना, घोड़े पर निशान बनाना, मतलब जो खराब क्वालिटी के घोड़े थे उसको जो है युद्ध में ले जाने से बचा जाए और जो सैनिक की पावर होती थी उसको बढ़ाया जाए, इसलिए घोड़े को दागने की जो प्रथा है वो शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये यहाँ पे लिखा गया है कि घोड़े में अंतर करने में मदद मिलती थी, मतलब जो घोड़े दाग दिए जाते थे उससे मदद मिलती थी घोड़े को कमजोर घोड़े को और तो ताकतवर घोड़े का चयन करने में। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद भुगतान की भी व्यवस्था शुरू की थी। तो नगद भुगतान की व्यवस्था, ये भी काफी क्वेश्चन रिपीटेड है, नगद भुगतान की प्रथा। यह भी किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। तो संशोधित जो कैथोड किरण ट्यूब होती है इसके अंदर जो धनावेशित कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैनाल किरणें कहलाती है, पैराबैंगनी किरणें कहलाती है, न्यूट्रॉन कहलाती है या फिर एक्स किरणें कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संशोधित कैथोड किरण ट्यूब के अंदर जो धनावेशित कण होते हैं वो कैनाल किरणें जो हैं कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में जो है ये बोला गया है, सिलसिला शब्द का संबंध किस से है। तो सिलसिला जो शब्द है ये किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, सूफी संप्रदाय, सिख संप्रदाय, शाही फरमान या फिर भक्ति संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूफी संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये शब्द है। और सिलसिले का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिलसिला।
तो सिलसिले शब्द का अर्थ होता है एक श्रृंखला। तो एक श्रृंखला जो है इसका अर्थ होता है जो गुरु और शिष्य के बीच में एक सतत कड़ी का जो है प्रतीक माना गया है। भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, यह भी आप याद रखना। भारत में किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी और 1192 ईस्वी में ये भारत आए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये भारत कब आए थे, 1192 ईस्वी में जो है ये भारत आए थे और अजमेर में इन्होंने अपने स्थायी रूप से जो है ये बस गए थे अजमेर में। और अजमेर में ही इनकी अजमेर ख्वाजा दरगाह जो शरीफ की दरगाह है वो भी अजमेर के अंदर ही है। तो इतनी जानकारी आपको सिलसिला शब्द और जो सूफी संप्रदाय है इसके बारे में होनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 36 में कहा गया गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, एक होता है या फिर अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गोलाकार जो सेल होता है उसके भीतर किसी कण पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो शून्य होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में कहा गया तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तो तना जो होता है, तना जो पेड़ों की जो तना और शाखाएं होती हैं उन पर पत्तियों की व्यवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, सिप्नोटैक्सी कहलाती है, पाल्मोटैक्सी कहलाती है, टेंडोट्रैक्सी कहलाती है, फिर फाइलोटैक्सी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फाइलोटैक्सी जो है उसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में कहा गया मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा जो है वो किया गया था। तो मद्रास और बॉम्बे का जो विकेंद्रीकरण है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, बेहतर शासन के लिए 1858 का अधिनियम के द्वारा किया गया था, मार्लेमेंटो सुधार 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, या फिर 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1861 के अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण जो है वो किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना, जिसमें इंग्लिश में FSDC बोला जाता है, निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई। तो वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की जो स्थापना है किसको प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी, ट्रेड मार्केट पर उच्च स्तरीय कमेटी, एकीकृत वित्तीय एजेंसी, वित्तीय सुधार एजेंसी, या फिर पूंजी बाजार उच्च स्तरीय कमेटी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया करदाताओं पर उनकी संवहनीय अनुसार लगने वाले प्रोपुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है। तो कौन सा है, अनुपातिक कराधान, प्रतिकूल कराधान, प्रगतिशील कराधान, या फिर अप्रत्यक्ष कराधान। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रगतिशील जो कराधान है ये करदाताओं पर उनकी संवहनीय अनुसार लगने वाला प्रोपुअर कर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। ऑब्वियसली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो होली के त्यौहार को ही जो है रंगों का त्यौहार बोला जाता है। वो कहते हैं ना कि होली कब है होली, तो वो वाला ये होली वाला त्यौहार, किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार बोला जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो 42 में राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की गई है, यानी कि नेशनल वुमेन जो है आयोग की बात की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1992 में हुई थी। दिख रहा है कहीं यहाँ पे 1992। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो 1992 में की गई थी, 31 जनवरी 1992।
31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था और इसकी जो अध्यक्ष है कौन बनी थी? जयंती पटनायक थी उस समय की। तो जयंती पटनायक जो है इसकी अध्यक्ष थी, ये याद रखना आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो किस शैली को जो है पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक? क्वेश्चन नंबर 43 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथकली। और जो कथकली है ये कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया गोयम्बेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोयम्बेटा की जो पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध होता है, ये कठपुतलियों का जो डांस वगैरह होता है ये आज भी कई राज्यों में होता है। तो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? क्वेश्चन नंबर 44 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंध है? तो बाल श्रम रोकथाम जो अधिनियम है 2016, इसके अनुसार कितनी आयु तक के जो बच्चे हैं उनको पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है, मतलब बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे या फिर 7 साल के बच्चे? क्वेश्चन नंबर 45 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 साल से कम तक के जो बच्चे हैं वो पूर्णतः प्रतिबंध किए गए हैं, कहीं भी आप इनसे जो है काम नहीं करवा सकते। किस अधिनियम के तहत? बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो कौन सा ऊतक जो है मानव शरीर के अंदर पाया जाता है जो सबसे कठोर होता है? उपासित, कोलेजन, अस्थि या फिर कला ऊतक? क्वेश्चन नंबर 46 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये अस्थि जो है ये सबसे कठोर ऊतक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की जो अध्यक्षता है किसने की थी? जनता विमुक्ति, पेरामूमा, काका कालेकर, फजल अली या फिर बीपी मंडल? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ गया बीपी मंडल, ये रहा। तो ये जो बीपी मंडल थे इन्हीं के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो जो स्थायी जंगल है यानी कि स्टैटिक फॉरेस्ट, जो स्टैटिक फॉरेस्ट है वो उनकी संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल, असम, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 48 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो मध्य प्रदेश जो है इनके अंदर स्टैटिक फॉरेस्ट यानी कि स्थायी जंगल सर्वाधिक है। अभी जो लेटेस्ट प्रीवियस फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही था, सर्वाधिक जो जंगल है वो किसके अंदर है, सर्वाधिक जो पेड़ हैं वो किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये अलग से मैं एक फॉरेस्ट रिपोर्ट दे दूंगा लेटेस्ट, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर फॉरेस्ट रिपोर्ट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया बहमनी साम्राज्य किसके शासन के तहत जो सर्वाधिक शक्तिशाली था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बेमन, अहमद शाह और महमूद गवन? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये बहमनी साम्राज्य जो था ये महमूद गवन के समय में ही सर्वाधिक शक्तिशाली था। और बहमनी साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत में होता था और इन्होंने जो है किसका अंत किया था? तो इन्होंने विजयनगर का साम्राज्य का अंत किया था, मतलब अंतिम जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में। अंत में जो बिल्कुल जीर्ण हो गया था यानी कि खत्म हो गया था ये विजयनगर साम्राज्य, तो वो बहमनी साम्राज्य के ही समय में हुआ था। विजयनगर की स्थापना आप सभी जानते हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1336 में किया था हरिहर बुक्का और
हरिहर और बुक्का ने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था, इन दोनों ने मिलकर किया था विजयनगर साम्राज्य का जो है शुरुआत की थी 1336 में। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? काफी रिपीटेड और इजी क्वेश्चन, 1398 में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में किया था। और 1398 में जब इनने आक्रमण किया था तो मार कटाई काफी कर दी थी, काफी हत्याएं की थी इसने। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से मैं अपना जो है बेस्ट यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। फिर भी कुछ चीज़ें मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ जो सीख रहा हूँ, तो अपने हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे से तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपका ये मेरी तरफ से सजेशन है कि आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ही ऐसे वीडियो सीरीज जो है इन फ्यूचर भी आपके लिए लाता रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जिसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। वहां से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है एक टेस्ट के अटेम्प्ट पर भी ले सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।